स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में सदिश समष्टि के कुछ गुण पढ़ेंगे और उप समष्टि के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें एक प्रमेय है सदिश समष्टि की, जिसमें हम a0 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, और इसी प्रकार 0 का अल्फा से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। हम दोनों को प्रूव करेंगे। इसके बाद a का माइनस अल्फा से गुणा करेंगे तो दोनों a अल्फा लिख करके कोष्टक में उनके आगे माइनस। इसी प्रकार से माइनस a का अल्फा से गुणा करते हैं तो बिल्कुल थर्ड की तरह ही a अल्फा को कोष्टक में रख के माइनस बार आ जाता है। और ये जो है एक तरह से माइनस चिन्ह पर बंटनता की तरह है, और ये हमें प्रूव करना है। ए हमने एक फील्ड में अवयव लिया और अल्फा हमने वेक्टर स्पेस में लिया। दोनों गुणा यदि 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इनमें से एक 0 होगा। हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं कि 0 जो है वी में शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव है तो हम 0 को शून्य अवयव 0 में जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होगा। हमने योज्य तस्मक की तरह से उपयोग किया इसको। फिर हम एक आदेश गुणन करते हैं दोनों तरफ। आदेश गुणन की बंटनता का उपयोग किया हमने यहाँ, तो ये a0 लिख लिया। 0 को हमने जोड़ा क्योंकि 0 तस्मक है, ये योज्य तस्मक या शून्य सदिश है, ऐसे मान सकते हैं। निरसन नियम लागू करेंगे क्योंकि v प्लस जो है आपका एक ग्रुप है और ग्रुप में निरसन नियम लागू होते हैं, इसलिए हमने कैंसिलेशन लॉ लागू कर दिया। इसमें a0 से a0 कट जाएगा तो a0 के बराबर में जो रहेगा वो 0 रहेगा। ये अब 0 सेकंड को हम प्रूव करें, 0 f में शून्य अवयव है तो 0 जैसे फर्स्ट की तरह से हम जोड़ेंगे 0 प्लस 0 बराबर 0 और अल्फा गुणा करेंगे। पहले हमने आदेश a का गुणन किया था, अब हम सदिश अल्फा का गुणा करेंगे ऐसे, और फिर इसका बंटनता लगाएंगे, सदिश गुणन की बंटनता। तो ये बिल्कुल पहले की तरह से दोनों जगह बढ़ जाएगा। अब ये जो है शून्य, ये शून्य सदिश है, इसे हम जोड़ सकते हैं यानी योज्य तस्मक की तरह से। अब इसमें कैंसिलेशन लो, इसमें भी निरसन नियम लागू करेंगे तो 0 अल्फा से 0 अल्फा कट जाएगा तो 0 अल्फा बराबर रहेगा 0, और ये सेकंड में प्रूव करना था। थर्ड नंबर में हम देखें किन्हीं ए, मतलब एक तो हमने ए एफ से लिया और एक अल्फा वी से लिया के लिए, अगर हम अल्फा प्लस माइनस अल्फा, एक तरह से अल्फा और उसका योज्य प्रतिलोम दोनों को जोड़ा और उनका ए से हमने आदेश गुणन किया, तो हम जैसे बंटनता का लागू करेंगे तो एक अल्फा से किया ए अल्फा और ए का माइनस अल्फा से, तो ए बंटनता लागू कर दी हमने। अब ये जो है शून्य है, शून्य का ए से गुणा करेंगे तो ए शून्य लिख दिया हमने, ये ए अल्फा और ये लिखा हमने। यहाँ ये 0 आ जाएगा। फर्स्ट में से हमने उपयोग कर लिया कि जो है हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि a0 का मान 0, तो हमने 0 यूज कर लिया। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि a अल्फा जो है योज्य प्रतिलोम है इसका, क्योंकि योज्य प्रतिलोम को किसी अवयव में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। तो ये शून्य प्राप्त किससे हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि a अल्फा जो है वो इसका योज्य प्रतिलोम है। तो हम इसे लिख देंगे कि a माइनस अल्फा, मतलब a और माइनस अल्फा कोष्टक में, ये जो है इसका योज्य प्रतिलोम है a अल्फा का। योज्य प्रतिलोम हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो माइनस चिन्ह लगा दिया। फोर्थ को हम प्रूव करेंगे। फोर्थ में हमें प्रूव करना है, यहाँ माइनस a का गुणा करेंगे अल्फा से, कोष्टक में माइनस a रखा, इसे हम प्रूव करेंगे। तो पहले हमने जहाँ अल्फा और माइनस अल्फा को जोड़ा था कोष्टक में और हमने a से गुणा किया, अब हम a और माइनस a को जोड़ेंगे कोष्टक में और अल्फा से बंटनता, मतलब अल्फा से हम बंटनता का उपयोग करेंगे, अल्फा का गुण जो सदिश गुणन है उसको। अब a प्लस माइनस a 0 के बराबर है, हम लिख लिया। बंटनता लगाई सदिश गुणन की, a अल्फा प्लस माइनस a अल्फा। अब 0 अल्फा जो हमने सेकंड में प्रूव किया था, 0 अल्फा 0 के बराबर है, तो हमने 0 लिख लिया। ये a अल्फा हमने प्लस जैसा वैसा रखा। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, हमें a अल्फा में माइनस a अल्फा को जोड़ने से जो है 0 प्राप्त हो रहा है। एक तरह से a अल्फा जो है ये माइनस a अल्फा का योज्य प्रतिलोम है, तो इसे हम लिख देंगे कि माइनस a अल्फा का योज्य प्रतिलोम है। तो माइनस a कोष्टक में और अल्फा बराबर a अल्फा के आगे कोष्टक में a अल्फा को रखकर माइनस, यानी ये योज्य प्रतिलोम का चिन्ह है माइनस, यानी a अल्फा योज्य प्रतिलोम है। फिफ्थ में हमें क्या प्रूव करना है, ये एक तरह से नेगेटिव चिन्ह पर बंटनता, इसे प्रूव करना है। तो इसमें हम पहले की जो हमने एक दो
प्रूव किए हैं उन्हीं का सहयोग से हम इस फिफ्थ को प्रूव करेंगे। पहले हमने ए अल्फा माइनस बीटा, ऐसे हमने माइनस जो चिन्ह है बीटा का उसे माइनस बीटा के साथ कोष्टक में लगाया और प्लस चिन्ह लगाया है यहाँ पर। अब बंटन लगाएंगे ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा कोष्टक में। अब जो बीटा का चिन्ह है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया है सेकंड नंबर, ये हमने प्रूव किया है जो माइनस अल्फा गुणा करते हैं थर्ड नंबर में। तो ये जो बीटा का चिन्ह माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो ये इस चिन्ह को हम प्लस माइनस है माइनस लगा लेंगे, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ये हमें प्रूव करना था। सिक्स नंबर हमें प्रूव करना है कि ए एफ से लिया और अल्फा हमने वी से ऐसे अवयव लिए कि ए जो जीरो नहीं है तथा ए अल्फा जीरो है, ए अल्फा गुणा जीरो है। अब ए जीरो नहीं है, अब एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, क्योंकि एफ क्या फील्ड है और फील्ड में प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो ए अगर अशून्य है तो इसका प्रतिलोम ए इनवर्स एफ में विद्यमान है। और ए अल्फा बराबर जीरो है, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुणा करें, ए इनवर्स से गुणा किया, साचरता लगाई हमने, साचरता लगाई इन पर, तो ये जो कोष्टक है ए अल्फा पर, ये कोष्टक ए इनवर्स और ए पर आ जाएगा। और इधर हमने ए इनवर्स का गुणा करेंगे, ए इनवर्स का गुणा करेंगे जीरो से, तो जो है हमें प्राप्त होगा जीरो। इस तरफ हमने यहाँ जो किया है, जैसे ए अल्फा जो है ए अल्फा और ए इनवर्स ए अल्फा, तो हमने यहाँ जो है ए इनवर्स जीरो यहाँ गुणा किया, तो इधर जो है ये जीरो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा फर्स्ट नंबर में कि ए का हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो प्राप्त होता है, तो ए इनवर्स का जीरो से गुणा करें तो जीरो प्राप्त होगा। ये साचरता लगाई तो ए इनवर्स ए का मान जो एक है और एक अल्फा बराबर जीरो, तो अल्फा बराबर आ जाएगा जीरो। पुनः हमने ये देखो, ये मान के चले कि ए जीरो नहीं है, तो हमने अल्फा को जीरो प्रूव कर दिया, ए जीरो नहीं है। लेकिन अब हम ऐसा मान के चलेंगे कि अल्फा जीरो नहीं है, पुनः हम मान लेते हैं कि अल्फा जीरो नहीं है और ए अल्फा जीरो है। तो यदि हम संभव हो तो ऐसा मान लेते हैं कि ए भी जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है। अब ए भी जीरो नहीं है तो अशून्य है, और अशून्य अवयव का प्रतिलोम एफ में विद्यमान होगा, तो ए अल्फा बराबर जीरो। हम फर्स्ट की तरह से जैसे हमने इसको पहले प्रूव किया उसी तरह से हम ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो जो है ए इधर बराबर में जीरो आ जाएगा, और ए इनवर्स ए हमने साचरता लगाई और एक अल्फा बराबर जीरो। अब ये अल्फा बराबर जीरो आ गया, अगर ए जीरो नहीं है तो फिर अल्फा जीरो आ गया, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है, क्योंकि अल्फा तो जीरो लिया था हमने। अतः हम एक तरह से ये प्रूव हो गए, विरोधाभास आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए जो है हमने अशून्य माना वो गलत है, ए का मान जो है वो जीरो होगा, ए बराबर जीरो। अतः ए अल्फा बराबर जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए जीरो है या अल्फा जीरो है। हाँ, अब हम सदिश उपसमष्टि पढ़ेंगे। सदिश उपसमष्टि, सदिश उपसमष्टि जैसे हमने उपग्रुप पढ़ा था उसकी तरह से ही कि वी जो है एक सदिश समष्टि है, और एक जो इसका उपसमुच्चय लेते हैं आरेक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू, डब्ल्यू वी का एक ऐसा आरेक्त उपसमुच्चय जो कि वी की दोनों संक्रियाओं, कौन सी दोनों संक्रियाएं, आदेश गुणन और आदेश गुणन और सदिश योग के लिए समर्थ है। तब W जो है सदिश समष्टि V की उपसमष्टि कहलाती है यदि W स्वयं भी V की सदिश योग और आदेश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि हो। यानी हमने V का जो है एक उपसमुच्चय आरेक्त उपसमुच्चय W लिया जो कि V की दोनों संक्रियाओं सदिश योग और आदेश गुणन के लिए समर्थ है, तो W जो है सदिश उपसमष्टि कहलाएगी यदि V की दोनों संक्रियाओं के लिए ये स्वयं भी W स्वयं भी एक सदिश समष्टि है, यानी सदिश समष्टि की जो भी 5 अवग्रहित हैं उनको संतुष्ट करता है। अब हम इसके लिए जो है सदिश उपसमष्टि अगर कोई W हमारे लिए दे रखा है तो हम ऐसी जो है क्या गुण होने चाहिए उसमें जिससे हम कह सकें कि जो आरेक्त उपसमुच्चय W है वो एक सदिश उपसमष्टि होगी V की। उसके लिए एक आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है। उसका स्टेटमेंट इस तरह से कि किसी सदिश समष्टि V
एफ के आरेख उपसमुच्चय W के लिए V का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए समर्थ है। मतलब अगर कोई आरेख उपसमुच्चय W है V का, तो वो अगर दोनों संक्रियाओं के लिए समर्थ है तो वो सदिश उपसमष्टि होगा। इसे हम प्रूव करते हैं। पहले हम प्रतिबंध आवश्यक है ये मान लेते हैं, यानी प्रतिबंध आवश्यक तो क्या हम ये मान लेते हैं कि माना W जो है और V की उपसमष्टि है। और उपसमष्टि तो उपसमष्टि परिभाषा से क्या है, उपसमष्टि परिभाषा से ये है कि V के सदस्य अदिश गुणन के लिए सापेक्ष समष्टि है, और जो W है वो V की दोनों संक्रियाओं के लिए के सापेक्ष समष्टि है, सदस्य समष्टि है। तो सदस्य समष्टि है तो इसका मतलब क्या है, दोनों संक्रियाओं के लिए ये समर्थ है। तो ये प्रतिबंध आवश्यक है, यानी ये आवश्यक प्रतिबंध हमने सिद्ध कर दिया। प्रतिबंध पर्याप्त है, तो प्रतिबंध पर्याप्त हम ये मानते हैं W में जो दिए गए प्रतिबंध हैं उन दोनों को संतुष्ट करता है। दोनों प्रतिबंध जो हैं कौन से प्रतिबंध हैं, समर्थ वाले, यानी अल्फा और बीटा हमने दो W से अवयव लिए, उन दोनों का योग W में आता है। ए अवयव हमने फील्ड से लिया और अल्फा हमने W से लिया, दोनों का आदेश गुणन जो W में आता है। ये प्रतिबंध सही है, तो हम अभी प्रूव करेंगे W जो है सदिश उपसमष्टि है। हम सिद्ध करेंगे W V F की V फील्ड एफ पर सदिश समष्टि की उपसमष्टि है। चूंकि W जो है वो अरिक्त है, तो हम एक अल्फा W से लेते हैं और इकाई अवयव F से लेते हैं। तो इकाई फील्ड में है तो -1 भी फील्ड में होगा। अब -1 फील्ड में और अल्फा W से दोनों का आदेश गुणन करती हैं, वो W होगा क्योंकि इसकी सेकंड जो है ये सेकंड शर्त से। तो -W जो है माइनस अल्फा का हमने गुणा किया -1 से, तो माइनस अल्फा आ जाएगा जो कि W में है सेकंड कंडीशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि W प्रत्येक अवयव का युज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब अल्फा W में है, उसका युज्य प्रतिलोम माइनस अल्फा भी W में है। अब दोनों का सदिश योग करें, फर्स्ट कंडीशन है W दो अवयव का योग करते हैं तो W में आता है। तो हमने जो है अल्फा प्लस माइनस अल्फा का योग किया तो W में आएगा, यानी 0, यानी B का शून्य अवयव जो है वो W में भी शून्य सदस्य है, यानी W में भी विद्यमान है। अब W के प्रत्येक अवयव V के, अब जो W के अवयव हैं वो सभी V के अवयव हैं। तो जो योग के लिए साचरता है, क्रम विनिमयता है, उनका जो पालन है वो W में भी होगा, क्योंकि इन क्रम विनिमयता और साचरता का पालन V में भी होता है और V के अवयव ही W में। तो इन चीज़ों का जो मतलब ये जो साचरता और क्रम विनिमयता इनका पालन W में भी होगा। अतः W प्लस जो है एक क्रम विनिमय समूह है। पुनः वापस हम ये कह सकते हैं कि जो W के सभी अवयव हैं वो V से आए हैं और आदेश गुणन के लिए सेकंड कंडीशन, ये आदेश गुणन के लिए W समर्थ है और W के सभी अवयव V के अवयव हैं। अतः जो प्रतिबंध 2 से हमने कह दिया कि W जो है आदेश गुणन के लिए समर्थ है और सभी अवयव जो W के हैं वो V से आए हैं, तो जितने भी शेष अवग्रहित हैं V2, V3, V4 और V5 को भी ये जो W है वो संतुष्ट करेगा। परिणामतः ये हो जाएगा कि W जो सदिश समष्टि V की उपसमष्टि है। हमें ये प्रूव करना था कि W में यदि दोनों शर्त सत्य हैं तो W उपसमष्टि होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया।